Hello friend, this is DP Thaplyal. Welcome to Economics with DP Thaplyal. आज हम डिस्कस करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में, जो पहले के वीडियोस में भी दो पार्ट जो आए हैं उनमें डिस्कस कर लिया है। आज हम दो चीज़ों पर और डिस्कस करते हैं। ये दो चीजें हैं, पहला है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी और दूसरा है जीडीपी एंड वेलफेयर। प्रीवियस जो वीडियो हमने देखी थी उसमें जीडीपी के बारे में डिस्कस किया गया था, जीडीपी क्या होती है। अभी यहाँ पर हमने जीडीपी को और डिटेल से समझने के लिए दो पार्टों में हम इसे, दो कॉन्सेप्ट को हम इसके समझते हैं। एक नॉमिनल का कॉन्सेप्ट है और एक रियल कॉन्सेप्ट है। जीडीपी की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और जीडीपी की डेफिनेशन होती है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट within the domestic territory of country during an accounting year। ये जीडीपी की डेफिनेशन है। यहां पर हम बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट होती है। तो जो जीडीपी करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट होगी उस जीडीपी को हम नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानते हैं। बोर्ड एग्जाम में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स के लिए। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी में डिफरेंस पूछा गया था और उनका एक एग्जाम्पल पूछा गया था। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी पर लास्ट 6 ईयर में लगातार इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। कन्वर्ट करने के लिए रियल टू नॉमिनल, नॉमिनल टू रियल और इंडेक्स के रूप में, प्राइस इंडेक्स के रूप में न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ईयर 2020 मींस जो अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में भी रियल एंड नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस साल 1 मार्क्स में पूछा गया था। लास्ट ईयर इसके एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस पूछा गया था तो 6 मार्क्स में पूछा गया था और कभी कभी 1 मार्क्स के लिए इनके डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे समझना बहुत जरूरी है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है, क्योंकि कभी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कभी डेफिनेशन पूछी जाती है, कभी डिफरेंस पूछा जाता है, कभी एग्जाम्पल पूछा जाता है डिफरेंट वे में। लास्ट ईयर भी पूछा गया था 2019 में, इस साल 2020 में पूछा गया था। उससे पहले 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो लगातार 4-5 सालों से तो इस पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो ही रहे हैं। तो बहुत सरल सी बात है, हमें जीडीपी की डेफिनेशन आती है। बस सिंपल सा नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी है जो करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट किया जा रहा है। एक बार और ढंग से समझ लीजिए, नॉमिनल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम क्वांटिटी क्यू कहते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्वांटिटी है उसकी बात की जा रही है, तो क्यू फॉर क्वांटिटी। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइस। तो यहां पर हम प्राइस को पी कह रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज की जो जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट हुआ है उसको हम क्यू के नाम से जानते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है नॉमिनल जीडीपी इक्वल्स टू क्यू इंटू पी। अब एक अगर हम इसे समझें, व्हेन नॉमिनल जीडीपी, अब अगर हम इसे समझते हैं, मान लो कि गुड्स एंड सर्विसेज 100 यूनिट गुड्स एंड 100 यूनिट मान लो कि पेन का उत्पादन हुआ। एक पेन है एक कंपनी की और 100 पेन का प्रोडक्ट हुआ। एक पेन 10 रुपये में मार्केट में सेल हुई है,
हम लोगों ने उसे परचेज किया है 10 रुपीज में, तो 100 पेन का जो करंट प्राइस है, आज का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है, तो 100 पेन का 1000 हो जाएगा। 100 इंटू 100 पेन इंटू 10 रुपीज इक्वल्स टू 1000, तो जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी 1000। तो क्योंकि करंट ईयर पर हमने करंट प्राइस पर उसे कैलकुलेट किया है, तो वो नॉमिनल जीडीपी होगी। तो ऐसी जीडीपी, मैंने एक पेन का एग्जांपल लिया है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज में प्रोडक्शन हो रही हैं, उनकी जो वैल्यू है, उनकी वैल्यू को उसी साल के, उसी ईयर के, उसी फाइनेंशियल ईयर के प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, और जितना भी आएगा उसे हम नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये और चीज आती है कि नॉमिनल जीडीपी अगर ज्यादा हो गया तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। ये कभी नहीं हो सकता है कि अगर हम ये कहें कि नॉमिनल जीडीपी पिछले साल से बढ़ गई है, तो इसका मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और कुछ चेंज भी नहीं हो सकता है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर समझा रहा हूं। When nominal GDP rise, the flow of goods and services in economy may or may not rise during an accounting year। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था कि पेन का एग्जाम्पल बताया था। मान लो कि अभी जो करंट ईयर में थी वो पेन 10 रुपए की थी, एक पेन 10 रुपीज की 1 पेन थी, और 100 पेन का प्रोडक्ट हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि 1000 हमारे पास उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू हो गई थी। अब ये तो बात थी मान लो कि 2019 की, कि 19 में पेन 10 रुपीज की थी। 2020 अकाउंटिंग ईयर में वही पेन 20 रुपीज की होगी। मान लो जो पेन लास्ट ईयर 10 रुपीज की थी वो इस साल 20 रुपीज की हो गई, और पेन केवल प्रोडक्ट इस साल भी 100 ही पेन का प्रोडक्शन हुआ। तो पेन पिछले साल भी 100 थी, इस साल भी 100 पेन का प्रोडक्ट हुआ। ये एग्जाम्पल है। पिछले साल उसे मल्टीप्लाई बाई 10 किया था, करंट प्राइस 10 था, तो मल्टीप्लाई बाई 10 किया था तो 1000 हो गया था। इस साल पेन तो 100 ही प्रोडक्ट हुई, बट वो 10 रुपीज से बढ़कर के 20 रुपीज पर पेन हो गया, तो अब वो 2000 हो गया। इट मीन्स जीडीपी तो बढ़ी है। जीडीपी लास्ट ईयर 1000 थी, इस साल 2000 होगी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्रोडक्शन ऑफ पेन। ये एक प्रोडक्ट का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो 2000। इसका मतलब कि जीडीपी बढ़ी हुई कितनी दिख रही है? 2 टाइम, 2 बार बढ़ गई। 1000 से 2000 हो गई, बट प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं। इसी की जगह पर हम अगर कहते हैं कि 100 पेन थी और 200 का प्रोडक्शन हुआ, पिछले साल 100 पेन थी, इस साल 200 का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन प्राइस पिछले साल भी 10 ही रुपए थी, इस साल भी 10 रुपए थी, तो तब भी 2000 वैल्यू हुई, 2000 वैल्यू हुई। तो अब वो जो 2000 वैल्यू हुई, वो वैल्यू क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ने से बढ़ी है। तो इट मीन्स नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, उसकी वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज होने का मीनिंग ये नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी है या कम हुई है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुआ है उनका प्रोडक्शन। इससे बहुत ज्यादा इसका पता नहीं लग सकता है, क्योंकि हम इसे करंट ईयर की प्राइस से कैलकुलेट करते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी बेसिकली हम जो नेशनल इनकम में हमारा जीडीपी कैलकुलेट होता है, वो नॉमिनल जीडीपी पर ही हमारा कैलकुलेट होता है जीडीपी। तो यहाँ पर आपको बता दिया है कि जीडीपी तो बढ़ा हुआ दिख सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से ही जीडीपी बढ़ा हो। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ा हो, पहले से ज्यादा जीडीपी रहा हो, और प्रोडक्शन कम हुआ हो या लास्ट ईयर के बराबर ही प्रोडक्शन हुआ हो, लेकिन जीडीपी ज्यादा दिखेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ प्राइस कोई चेंज नहीं आया, और वहां पर बढ़ी हुई जीडीपी
में इंक्रीज माना जाएगा। तो हर चीज को हम जीडीपी में इंक्रीज और डिक्रीज देख रहे हैं, किसके बेस पर? करंट ईयर की प्राइस के बेस पर। तो ये था नॉमिनल जीडीपी। अब दूसरा जीडीपी का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है रियल जीडीपी का। रियल जीडीपी जो एक्चुअल जीडीपी होता है, वास्तविक बोलते हैं हम इसे, वास्तविक घरेलू आय हिंदी में हम इसे कह लेते हैं रियल जीडीपी। एक्चुअल जो है, यहां पर तो ये नॉमिनल था, यहां पर एक्चुअल की बात की जा रही है। तो एक्चुअल वो होगा जो बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट किया जाएगा। बेस ईयर प्राइस पर, बेस ईयर प्राइस वो प्राइस होती है जो कांस्टेंट ईयर की प्राइस को लेकर के एक ईयर को वो किया जाता है, माना जाता है। और अभी का जो बेस ईयर है वो 2014-15 है। तो 2014-15 का जो प्राइस है, उस प्राइस से आज के प्रोडक्ट को इस अकाउंटिंग ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी प्राइस से उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो एक्चुअल का पता लग जाएगा कि वास्तव में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से जीडीपी बढ़ी है या प्राइस के। तो यहाँ पर प्राइस तो कांस्टेंट रहती है, यहाँ पर करंट ईयर प्राइस रहती है, और रियल जीडीपी में कांस्टेंट प्राइस रहती है। तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर प्राइस और रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट का मतलब होता है बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर एक ऐसा साल जिसे मैंने आपको बताया है कि जिसमें प्राइस लगभग कांस्टेंट रहती हैं, ऐसे ईयर को बेस ईयर माना जाता है। तो अब रियल जीडीपी हम देख लेते हैं। जीडीपी की जैसी ही डेफिनेशन है, जैसे पहले डेफिनेशन थी वैसे नॉमिनल की भी वही डेफिनेशन है, बट उसे मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर प्राइस हो रहा था। रियल जीडीपी की भी वही डेफिनेशन है, बट इसको जो कैलकुलेट किया जा रहा है वो बेस ईयर प्राइस से किया जा रहा है। यही डिफरेंस है इन दोनों में, और जीडीपी के साथ भी यही चीज है। अब देख लीजिए रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे हम क्यू कह रहे हैं, प्रोडक्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। आपको बता दिया यहाँ पर एक कांस्टेंट प्राइस होती है, बेस ईयर की प्राइस पर इसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी की जगह पर, अब हम यहाँ पर रियल जीडीपी की बात करते हैं। तो रियल जीडीपी जो होगा वो क्यू इंटू प्राइस हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रियल एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। सपोज द आउटपुट ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यूरिंग द ईयर 2019 was 500 unit. The market of the commodity during the same year was ₹50 per unit. तो यहाँ पर मार्केट प्राइस इसकी 50 यूनिट पर यूनिट थी 2019 में, while the price in the base year was ₹40. कीमत तो उसकी 50 रुपए, 2019 में उसकी प्राइस जो थी 50 रुपए थी, लेकिन बेस ईयर प्राइस क्या था? 40 रुपए था। जो कांस्टेंट प्राइस था वो 40 रुपीज था, 40 रुपीज पर यूनिट। सो द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी वुड बी, अब नॉमिनल जीडीपी है 500 यूनिट प्रोडक्ट हुई 2019 में, और पर यूनिट जो थी वो 50 रुपीज थी। तो 50 रुपीज, आपको पहले भी फॉर्मूला बता दिया है कि क्यू क्वांटिटी क्यू है, कितना है? 500 इंटू प्राइस, करंट ईयर प्राइस 50 रुपीज, करंट ईयर प्राइस 50 रुपीज, 50 रुपीज करंट ईयर प्राइस था, तो वो हो जाएगा 25,000। उसी चीज को, उसी प्रोडक्ट को अगर हम रियल जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं, तो रियल जीडीपी में, क्योंकि लास्ट ईयर 2019 में मान लो कि 500 यूनिट ही प्रोडक्ट हुआ, ये 500 यूनिट है, और बेस ईयर प्राइस 40 था,
तो 500 यूनिट इंटू स्टार पी पर हमने आपको बताया था, तो ₹40 है, कांस्टेंट प्राइस है ये, तो 20,000। तो एक्चुअल जो जीडीपी हुई वो 20,000 हुई। एक्चुअल मीन्स रियल जीडीपी, एक्चुअल हम उसे कह रहे हैं जो रियल है। तो रियल तो 20,000 ही हुआ है, लेकिन अगर हम उसे करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो वो 25,000 हो जाता है। तो 5,000 जो है वो प्राइस राइज है, 5,000 जो हमारे पास आ रहा है वो प्राइस राइज है। तो इसे हम यहां पर ये कर लेते हैं कि नॉमिनल एंड रियल जीडीपी में यही डिफरेंस है। अब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में, और इसी चीज को हम जीडीपी का डिफ्लेटर भी कहते हैं, डिफ्लेटर ऑफ जीडीपी। यहाँ पर इसी जो ये फॉर्मूला है ये डिफ्लेटर का भी काम करता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लेता हो कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। 2018 में 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि जीडीपी डिफ्लेटर को लिखिए। तो जीडीपी डिफ्लेटर, यही फॉर्मूला जीडीपी डिफ्लेटर भी होता है। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। ये तो जीडीपी डिफ्लेटर है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताया आपको कि जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। और अगर इसी डिफ्लेटर को अगर हम रियल एंड नॉमिनल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं तो रियल जीडीपी क्या हो जाएगा? रियल जीडीपी इक्वल्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो हम रियल जीडीपी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, अगर हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 हो जाएगा। और अगर हमें नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो हमारा ये डिफ्लेटर से ही डिराइव हुआ है। डिफ्लेटर ये कह रहा था कि जीडीपी डिफ्लेटर कह रहा था जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। तो अब यहां पर अगर हमने करंट प्राइस पर तो नॉमिनल जीडीपी है और कांस्टेंट प्राइस पर रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी को हमें अगर कैलकुलेट करना है तो जीडीपी एट करंट प्राइस, इसी पर हमारा ये सॉल्व हो जाता है। एक एग्जांपल आपसे मैं डिस्कस करता हूं। अगर हमें दिया हुआ है हमें दे दिया है रियल जीडीपी, मान लो रियल जीडीपी 240 दे दिया, एग्जाम में भी पूछा गया था ये। रियल जीडीपी 240 है, प्राइस इंडेक्स 120 है और हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है। क्या निकालना है? नॉमिनल जीडीपी निकालना है। रियल जीडीपी आपको बताया एग्जाम्पल में, मान लो मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। तो रियल जीडीपी अगर बताया गया है कि रियल जीडीपी हम कहते हैं कि मान लो 240 है, 240 रियल जीडीपी है और प्राइस इंडेक्स 120 है। तो नॉमिनल जीडीपी निकालना है। तो हम क्या करेंगे? नॉमिनल जीडीपी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है? रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। क्या कहा था मैंने आपको कि हमारा कितना होगा? 240 हमारा रियल जीडीपी है। तो 240 इंटू 120 अपॉन 100। तो रियल जीडीपी 240 था, प्राइस इंडेक्स 120 और अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 288 हो जाएगा। तो 288 ये हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन 2015, 2017 इनमें 3 नंबर के लिए पूछे गए थे, 3 मार्क्स के लिए पूछे गए थे। और 2020 में इस साल इस क्वेश्चन को जो पूछा गया था वो 1 मार्क्स में पूछा गया था, कन्वर्ट करने के लिए
एक में नॉमिनल जीडीपी दे रखा था, रियल जीडीपी निकालना था, और एक सेट में रियल जीडीपी दे रखा था, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना था। तो हम आसानी से ये मार्क्स गेनिंग टॉपिक है। और आपको बता दिया कि लास्ट 5 ईयर में ये हर साल पूछा गया है, हर साल पूछा गया। 2019 में तो ये 6 मार्क्स में पूछा गया था, तो 6 मार्क्स के लिए ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है। उसने बोला था 2 मार्क्स के लिए उसने उनके में डिफरेंस पूछ लिया था, 4 मार्क्स का डिफरेंस था, 2 मार्क्स का इसमें हमें एग्जाम्पल देना था, तो हमें ये एग्जाम्पल दे दिया हमने यहां पर तक, इतने ही एग्जाम्पल से हमारी 6 मार्क्स बन जाती। और डिफ्लेटर पूछा गया था, डिफ्लेटर बता देते, डेफिनेशन पूछेंगे, डेफिनेशन बता देंगे। तो हर हाल में बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी टॉपिक है और पूछा ही जा रहा है। अब इसी में जो अगला टॉपिक है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर। अब हम जीडीपी के बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हैं। प्रीवियस वीडियो में भी जो पार्ट 3 था नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट का पार्ट 3 वीडियो जो था, उसमें हमने जीडीपी के बारे में डिटेल से पढ़ा, और आज हमने जीडीपी में रियल एंड नॉमिनल जीडीपी को भी समझ लिया। अब वेलफेयर, किसी का कल्याण, किसी का विकास होना। अब किसी भी देश में हम जनरली ये मानते हैं, या न्यूज वगैरह और इन सब चीजों में सुनकर के हम एक ही चीज के, हमारे पास एक ही हमारा वो बनता है कि जीडीपी बढ़ जाएगी तो लोगों का विकास होगा, लोगों का भला होगा। ये सच भी है और सच नहीं भी है। जीडीपी इंक्रीज होने से वेलफेयर इंक्रीज हो भी सकता है, और जीडीपी इंक्रीज होने से वेलफेयर इंक्रीज नहीं भी हो सकता है। अब कैसे? अगर प्राइस बढ़ रहे हैं और उसके कारण जीडीपी बढ़ गई है, तो उससे वेलफेयर नहीं होने वाला। वेलफेयर उसे कहते हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ग्रेटर है तो वेलफेयर होगा। बट गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो तो ग्रेटर नहीं है, लेकिन प्राइस बढ़ रही है, और प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही है, तो वो वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होता है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था 4 मार्क्स में, 2017 में, कि जीडीपी को समझाइए, और क्या जीडीपी वेलफेयर को इंडिकेट करता है, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझाइए। 2018 में यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था। जीडीपी एंड वेलफेयर की कोई 2 लिमिटेशंस बताइए, कि क्या जीडीपी वेलफेयर को शो करता है, इस चीज को बताइए। और 2014 ऑनवर्ड्स ये क्वेश्चन भी लगभग हर साल पूछा जाता है। कभी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज पूछा जाता है, कभी एक्सटर्नलिटी जिसमें पूछी जाती है, कभी जीडीपी एंड वेलफेयर पूछा जाता है। तो ये टॉपिक भी फिर से बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से आपके सामने है। सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं कि जीडीपी वेलफेयर को इंडिकेट करता है या नहीं करता है। आपसे मैंने एक चीज तो बता दी है, एक जनरल आइडिया हमारे पास हो गया, कॉमन आइडिया ये हो गया कि जीडीपी इंक्रीज होने से वेलफेयर हो भी सकता है, और जीडीपी इंक्रीज होने से वेलफेयर नहीं भी हो सकता है। वेलफेयर तब होगा जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ग्रेटर होगा और उससे जीडीपी ग्रेटर होगी, तो इट मीन्स वेलफेयर हो रहा है। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ग्रेटर नहीं हो रहा है और फिर भी जीडीपी बढ़ रही है, तो उससे वेलफेयर नहीं होगा। उसके अलावा इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं कि हम जीडीपी हमारा बढ़ रहा है तो क्या केवल प्राइस ही एक लिमिटेशन नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी और लिमिटेशन भी हैं। अगर हम रियल प्राइस पर निकाल रहे हैं, रियल जीडीपी निकाल रहे हैं, तो उसके बाद भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं कि जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो वॉच द वीडियो अगेन। रियल जीडीपी इज considered as an index of welfare.
मैंने आपसे पहले ही बात कर ली है कि रियल जीडीपी क्या कर रहा है, वेलफेयर को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि रियल जीडीपी जो होता है वो बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट किया जा रहा है, करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है। इट मीन्स प्राइस बढ़ने का जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अगर वेलफेयर की हम अगर बात कर रहे हैं। तो रियल जीडीपी इज ए कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। Welfare of the people is measured in term of the availability of goods and services per person। प्रत्येक आदमी को जो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है वो अगर प्रॉपर है तो वेलफेयर की बात की जा रही है। हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड greater is the availability of goods and services per person। अगर greater flow हो रहा है goods and services का और सभी लोगों को अवेलेबल हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज, तो उससे वेलफेयर कहा जाएगा, जीडीपी एंड वेलफेयर कहलाएगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, अब यहां पर हमने केवल रियल की बात की है, नॉमिनल की बात हम हट गए। तो जीडीपी का जो वेलफेयर की बात की जाएगी वो किस पर की जाएगी, रियल जीडीपी पर, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है। तो हमने कांस्टेंट प्राइस पर वेलफेयर की बात की, तो कांस्टेंट प्राइस पर अगर गुड्स एंड सर्विसेज पर्याप्त मात्रा में उनका फ्लो हो रहा है, हायर फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज का, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री अवेलेबल है, तो जीडीपी वेलफेयर को इंडिकेट करती। और अगर नहीं है तो क्या लिमिटेशंस हैं जिनके साथ हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी वेलफेयर कर रहा है या जीडीपी वेलफेयर नहीं कर रहा है। इसकी लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3-3 नंबर के लिए ये जो ये है लिमिटेशन है वो अलग से पूछी जाती हैं 3 मार्क्स के लिए। और ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज ये 2019 में भी पूछा गया था, एक्सटर्नलिटीज भी पूछा गया था, ये हर साल पूछे जाते हैं। 17 में पूछा गया था, 14 में पूछा गया था, अलग अलग सालों में इसे पूछता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली लिमिटेशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इफ विद एवरी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज गेटिंग मोर अनइक्वल, वेलफेयर लेवल ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी राइज। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम इक्वल नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और कुछ लोगों के पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं। हमारे यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल नहीं है। जो रिच हैं वो कंट्री के अधिकांश रिसोर्सेज पर उनका ही कब्जा है, अधिकांश रिसोर्सेज उन्हीं के पास है, और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनके पास कम रिसोर्सेज। तो अगर जीडीपी वेलफेयर की हम बात करते हैं तो जीडीपी वेलफेयर तभी होगा जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल नहीं है तो सोसाइटी में वेलफेयर नहीं होगा, तो जीडीपी बढ़ने पर भी वेलफेयर नहीं होगा। जीडीपी बढ़ने पर वेलफेयर तभी होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल होगी। जितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का उतना ही जीडीपी के बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में अगर जीडीपी बढ़ी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है तो जो रिच है वो रिच होते जाएंगे और जो पुअर है वो और अधिक पुअर होंगे। जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी रिच और रिच होते जाएंगे और पुअर होते जाएंगे अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल नहीं है। तो वेलफेयर तो कहाँ होना है, वेलफेयर की जगह पर लॉस होना शुरू हो जाएगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर नहीं है। ये पहली लिमिटेशन है जीडीपी एंड वेलफेयर की। दूसरी लिमिटेशन हम बात कर रहे हैं वो है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, अभी तक हम बात कर रहे थे कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज्यादा हो रहा है तो
हमारा वेलफेयर भी ज्यादा होगा, जीडीपी से वेलफेयर को इंडिकेट करेगा, और अगर कम हो रहा है तो कम करेगा। अब यहाँ पर कंपोजिशन है। कंपोजिशन क्या है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोडक्टिव चीजें होती हैं, जिनका पर्पज प्रोडक्शन का होता है, जिनका पर्पज कंजम्पशन का होता है, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका पर्पज प्रोडक्शन से कोई लेना देना उनका नहीं होता है। जैसे सपोज कर लीजिए, आर्मी में आपको पता है कि भारत ने जैसे कुछ समय पहले ही राफेल का सौदा किया, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, तो हमारी जीडीपी में वो शामिल होगा, क्योंकि हमने परचेज किया है, हमारी इनकम में आ रहा है, वो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा वो आ रहा है कि हमने खर्च किया है। आर्म्स एंड एमुलेशन, और जो हमारा ये राफेली की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसा आर्मी में जो वेपन्स पर हमारा जितना खर्च हो रहा है वो हमारा डोमेस्टिक इनकम में शामिल हो रहा है, वो डोमेस्टिक इनकम में शामिल हो रहा है। डोमेस्टिक इनकम तो बड़ी हो रही है, बट उससे वेलफेयर नहीं हुआ ना। कंपोजिशन ऑफ गुड्स वो ऐसी गुड्स हैं कि जो वेलफेयर को इंडिकेट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जीडीपी बढ़ा, लेकिन किन चीजों के लिए बढ़ा? हथियारों पर किए गए खर्च के कारण जीडीपी बढ़ा, उससे किसी का भी भला नहीं हो सकता है। हम कहें कि किसी का वेलफेयर होगा तो वेलफेयर की उसकी बात नहीं है। हाँ, वो हमारे सेफ्टी के लिए जरूरी है, बट सेफ्टी अलग चीज है, वेलफेयर अलग चीज है। तो सेफ्टी के लिए वेपन्स जरूरी है, बट वेपन्स पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे जो जीडीपी बढ़ रही है वो वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करेगी। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी मे नॉट बी वेलफेयर ओरिएंटेड इवन व्हेन द लेवल ऑफ जीडीपी टेंड टू राइज if GDP has risen owing largely to the increase in production of डिफेंस गुड। डिफेंस गुड का लार्जली प्रोडक्शन बढ़ा लिया, उससे वेलफेयर बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे वो प्रोडक्शन प्रोसेस की एक्टिविटीज नहीं है, और वो हमारे कंजम्पशन का भी आइटम नहीं है। वो जो जीडीपी बढ़ी है वो केवल हमारी सेफ्टी के लिए बढ़ा है, केवल उससे सुरक्षा हो सकती है, वेलफेयर की बात उससे नहीं होगी। अगली हम जो बात कर रहे हैं वो है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ये 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है larger the non-monetary transaction, greater the underestimation of GDP as an index of welfare। हमारे यहाँ पर बार्टर सिस्टम बहुत पहले खत्म हो चुका है, एक्सचेंज सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरा वर्ल्ड इस समय एक्सचेंज सिस्टम के साथ काम कर रहा है। बट इंडिया में अभी भी जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में जितना भी काम होता है वो जैसे वर्क फॉर फूड, काम किया उसके बदले फूड मिल गया, अनाज मिल गया, तो अब उसका कहीं पर कैलकुलेशन नहीं हो रहा। रूरल इकोनॉमी में छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर होते हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना मार्केट में आता है ना कहीं आता है, और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता जीडीपी में। कितना जितने भी, जैसे मैंने काम किया और मुझे वेज मिल गया तो ठीक है, वो मॉनेटरी सिस्टम में आ गया और वो हमारी जीडीपी में शामिल हो जाएगा। लेकिन मैंने काम किया, उसके बदले मुझे खाना मिला या कपड़ा मिला, तो वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में आ गया। तो ये पता ही नहीं लग सकता है कि जो हमारा रूरल इंडिया है उसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है। सारा प्रोडक्शन का जब तक कि वो मार्केट सिस्टम में नहीं आता है, वो प्रोडक्शन जब तक कि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, तब तक वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। और उस नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज से वेलफेयर का पता नहीं लग सकता है कि मान लो मैंने दिन भर में काम किया और मुझे 1 किलो चावल मिल गया। अब 1 किलो चावल 20 रुपए का है, 200 रुपए का है, 10 रुपए का है या 50 रुपए का है, इसका कहीं कैलकुलेशन नहीं हो सका। जबकि वो मॉनेटरी वे में होता था कि एक दिन मैंने खेत में काम किया फार्मर के साथ और उसने मुझे 100 रुपए दिया, तो वो 100 रुपए मॉनेटरी में आ गया।
बट ऐसा रूरल इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसी वो हैं, एरिया है, या बहुत सारे ऐसे मार्जिनल फार्मर के साथ काम करने में है कि जहां पर केवल काम के बदले में खाना पीना कपड़े और ये सब चीजें दी जाती हैं, मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होता है। अब उसमें उनको जो वेजेज है वो प्रॉपर मिला कि नहीं मिला। सपोज कर लीजिए मैंने काम किया और दिन भर काम करने के बदले में मुझे 2 किलो चावल फार्मर ने दे दिया। अब 2 किलो चावल का मार्केट वैल्यू मान लो कि 20 रुपए किलो था, 40 रुपए हुई, तो मुझे वेजेस तो कम मिला, जबकि वेज कम से कम 300 रुपए से कम मुझे नहीं मिलना था। तो वेज ज्यादा होता, यहाँ पर कम मिला। लेकिन ये अभी भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम रूरल एरिया में है, जिससे वेलफेयर का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो सारा एक्सचेंज हमारा कहीं भी जीडीपी में इंडिकेट नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो है एक्सटर्नलिटी, 2019 बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में बैड एक्सटर्नलिटीज के बारे में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे पहले कभी बैड और कभी गुड एक्सटर्नलिटीज के बारे में वो बात करता है। अब सबसे पहले तो एक्सटर्नलिटी सेंटेंस एक थोड़ा सा डिफरेंट जैसा सेंटेंस लग रहा है, थोड़ा उसे समझ लेते हैं, देन इस पर मैं डिस्कस आपसे करता हूँ। जीडीपी इंडेक्स डज नॉट अकाउंट फॉर एक्सटर्नलिटीज, the good and bad impact of economic activities without। अब यहाँ पर से आप इसके डेफिनेशन समझने शुरू कर लीजिए। गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विदाउट द प्राइज और पेनल्टी। ऐसी एक्टिविटीज इकोनॉमी में, ऐसी एक्टिविटीज जिन एक्टिविटीज के कारण न तो किसी को प्राइज मिलता है और गलत करने पर पेनल्टी नहीं मिलती। अच्छा करने पर प्राइज नहीं मिलता है और गलत करने पर पेनल्टी नहीं मिलती। मान लो कि मैंने कार चलाई और उससे पॉल्यूशन हुआ, बैड एक्सटर्नलिटी हुई, उसके बदले मुझे कोई फाइन नहीं पड़ा, मैंने उसके बदले में कुछ भी पे नहीं किया और मैंने पॉल्यूशन को प्रोड्यूस किया, और इससे वो पॉल्यूशन दूसरे के लिए हार्मफुल हुआ। आप जानते हैं कि जैसे दिल्ली में विंटर सेशन में स्मोक इतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों के जीवन पर और बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा उसका प्रभाव पड़ता है, जबकि उन्होंने वो कुछ भी नहीं किया। वहां के लोगों ने उसका वो स्मोक तैयार उन्होंने नहीं किया, वो अड़ोसी पड़ोसी कंट्री और जो राज्य हैं, जो हमारे स्टेट हैं, दिल्ली के सराउंडिंग के जो नेबर स्टेट हैं, आसपास के जितने स्टेट हैं, उनमें जो एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज से जो धुआं तैयार होता है वो वहां पर भर जाता है। तो धुआं यहाँ हुआ, धुआं हुआ उत्तर प्रदेश में, धुआं हुआ पंजाब में, हरियाणा में, और उसका नुकसान दिल्ली के लोगों को हो रहा है। तो वो होगी बैड एक्सटर्नलिटी, और किसी को कोई पेनल्टी नहीं पड़ती, नो पेनल्टी। उसी की जगह पर अगर कहीं पर बहुत बढ़िया पार्क गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, या आप लोगों ने किया है, या पेड़ लगा लिए हैं, सड़क के किनारे पेड़ लगा लिए हैं, पार्क है, पेड़ है, फॉरेस्ट है, गार्डन है, इन सब चीजों को बढ़ाया है, उसके बदले किसी को कोई प्राइज नहीं दिया जा रहा है, कोई पेमेंट उसके लिए एज ए प्राइज पेमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन वो सभी को हेल्दी इन्वायरमेंट देता है, अच्छा जीवन देता है। तो ऐसे एक्सटर्नलिटी को हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वो हो गया है कि हमने कोई बहुत अच्छा गार्डन तैयार किया, पेड़ लगा लिए, या नेचर का इतना जो हमें डिफरेंट वे में वो हो रहा है, वो सारी चीजें वो गुड एक्सटर्नलिटीज हैं, वो हेल्दी हैं, उनसे लोगों के वेलफेयर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनसे लोगों का वेलफेयर बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन उसी की जगह पर पॉल्यूशन है। अभी एक बस में बैठा हुआ एक आदमी स्मोकिंग करता है, तो वो तो स्मोकिंग का एंजॉय कर रहा है, बाकी उस बस में बैठे हुए 40-50 जितने भी लोग हैं उन पर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, नुकसान कर रहा है एक और नुकसान हो रहा है 40 का। तो वो बैड एक्सटर्नलिटी है। पॉल्यूशन एक कर रहा है और उसका इम्पैक्ट पूरे सोसाइटी पर या पूरी कंट्री पर या पूरे कम्युनिटी पर, एरिया में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी फर्क पड़ रहा है।
ऐसी चीजों को हम बैड एक्सटर्नलिटी कहते हैं। और ये इनके लिए क्योंकि कोई गेन, कोई पेमेंट भी नहीं किया जा रहा है, तो डेफिनेशन वही हो जाती है ऐसी एक्टिविटीज जिनके लिए न तो कोई पेनल्टी पड़ती है और न ही कोई पेमेंट मिलता है, न तो प्राइज मिल रहा है न ही पेनल्टी देनी पड़ रही है, उनको हम एक्सटर्नलिटी बोलते हैं। तो एक्सटर्नलिटी वो एक्टिविटी है जिनके बदले में न तो कोई प्राइज मिल रहा है और न ही पेनल्टी इम्पोज की जा रही है, न रिसीव हो रहा है न ही दंड पड़ रहा है, कुछ भी नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स उसका काउंटिंग जीडीपी में नहीं होता। इसीलिए हिल स्टेट, बहुत सारे स्टेट ग्रीन जीडीपी की बात गवर्नमेंट को बोलते हैं कि हमने देश में, जैसे उत्तराखंड है, इधर सिक्किम और इधर हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के राज्य बहुत समय से इंडिया गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि हमें ग्रीन जीडीपी दिया जाए, हमें पैसा दिया जाए, क्योंकि हमने देश में ग्रीनरी को, फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करने में अपने सारे रिसोर्सेज लगाए हैं और उनको, पूरे देश को हम क्या दे रहे हैं, एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं, अच्छा माहौल दे रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज, भले उनका पेमेंट तो नहीं हो रहा है बट डिमांड है इन लोगों की, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटीज जिनका न तो प्राइज मिल रहा है न ही पेनल्टी पड़ रही है, तो ऐसी एक्टिविटीज क्योंकि उनका काउंटिंग जीडीपी में नहीं हो रहा है, तो वो जीडीपी वेलफेयर से रिलेटेड नहीं है। तो बच्चों, ये था हमारा नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट। इसे 3 वॉल्यूम में हमने पढ़ा, तीनों वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला जो वॉल्यूम हमारा होगा, अगला जो पार्ट होगा, अब हम सीधे नेशनल इनकम के मेथड्स को डिस्कस करेंगे कल से आप लोगों के साथ। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इन सब पर बात करेंगे। और इन सब की कैलकुलेशन के लिए ये जो 4 वीडियो पहले वाली है, पार्ट ए 1, 2, 3 एंड 4, तो कैलकुलेशन तो इन्हीं 4 पर डिपेंड करती है। तो इन पर बोर्ड एग्जाम की थ्योरी के क्वेश्चन भी सेट हो गए और इन्हीं से हमें बोर्ड एग्जाम के लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने में भी मदद मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम और इन सब मेथड को आपसे डिस्कस करेंगे।